एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आप सब अभी तक वीडियो 1 एंड 2 ज़रूर देख चुके होंगे, जहां पे हम पार्टनरशिप एक्ट को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एंड चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 4 से लेके 8 तक है, यानी सेक्शन 1 से 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। बट उससे पहले मैंने आपको जैसा कहा था कि पहले हम कुछ PYQs लगाएंगे बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो टोटल MCQs पे रहेगा, जिस पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसको समझ लेंगे। उसके बाद ही हम मूव करेंगे चैप्टर 3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमें क्या करना है, आज MCQs सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिवीजन कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो पहली चीज़ तो हमने ये देखा कि पार्टनरशिप एक्ट अक्टूबर 1, 1932 को इन्फोर्स हुआ था। सेक्शन 69 सेम डेट को अक्टूबर 1 बट एक साल बाद 1933 को इफेक्ट में आया था। ठीक है, क्यों आया था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके पीछे रीज़न। सेक्शन 69 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स, इससे डील करता है। अभी सेक्शन 69 पढ़ा नहीं हमने, लेकिन क्योंकि इतनी बार मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ कि अब तक हम सभी लोगों को ये याद हो गया होगा कि 69 में दिया क्या है। क्या दिया है? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा कि सेक्शन 2 बात करता है, डेफिनेशन क्लॉज है वो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी 2A है, विच टॉक्स ऑफ द एक्ट ऑफ फर्म। ठीक है, वो क्या बोलती है? एक्ट ऑफ फर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जो आपको ये अधिकार दे या राइज करे, गिव राइज टू इन्फोर्स द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि लीगल रेमेडी लेने के लिए कोई भी एक्ट और ओमिशन अगर प्रोवोक करता है, मोटिवेट करता है, तो उस एक्ट या ओमिशन को हम एक्ट ऑफ द फर्म बोलेंगे। देखिए, मैं एकदम अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बेरेट की लैंग्वेज आपको नहीं मैं बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश किया करिए कि लॉ को अपनी लैंग्वेज में चेंज करने का। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ समझ में ज़्यादा आएगी। ठीक है, और अगर आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखते भी हैं, आंसर राइटिंग भी अपनी लैंग्वेज में करते हैं, तो उस पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बस जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स यू कैन नॉट चेंज दैट। बट जो लॉ की कठिन लैंग्वेज है, उसको अगर आप सिंपल बना के लिखोगे, इनफैक्ट यही एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि टफ से टफ लैंग्वेज को आप सिंपल लैंग्वेज में लिख के दीजिए। ठीक है, जो बच्चा ये जितना अच्छे से कर पाएगा, उसको मेंस में उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सेक्शन 4 भी एक डेफिनेशन सेक्शन है, जो कि हमें बताता है, पार्टनरशिप के बारे में बताएगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं। पहले तो ये चीज़ बताएगा, उसके बाद आपको ये बताता है कि व्हाट इज़ अ फर्म एंड देन व्हाट इज़ अ फर्म नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ है? सेक्शन नंबर 4 में है। फिर सेक्शन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको समझाया भी है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको डायरेक्ट उसी पॉइंट को बता रही हूँ, जो ताकि आपके दिमाग में क्लिक करे, है ना। जैसे मैंने ये नहीं बोला कि पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले हम ये जान लें कि कौन सी चीज़ पार्टनरशिप को क्रिएट करती है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये ध्यान आ जाएगा कि स्टेटस से नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप क्रिएट होती है। ठीक, और स्टेटस का क्या मतलब होता है, पार्टनरशिप बाय स्टेटस, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए, नहीं समझा है तो आप वीडियो 2 जाके एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे बताऊँगी वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना कि एक्सप्लेन करके हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं है। आप जाके वीडियो सेकेंड पार्ट वीडियो आप एक बार सर्च कर लो। अच्छा, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, फिर आता है सेक्शन नंबर 6। इसमें ये होता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें मैंने आपको म्यूचुअल एजेंसी समझाई थी। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स को एक दूसरे पे ABC दे आर पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि ABCD को, इन चारों को पहले तो एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अगर A कुछ भी काम करता है तो उसके लिए A, C और D ये तीनों इक्वली लायबल होंगे। ठीक, और इनके पास कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं, जिनमें से एक प्रिविलेज मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मिस्टर E हैं, जो कि इस फर्म के एक पार्टनर होना चाहते हैं, तो उसके लिए उन चारों लोगों की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, यानी राइट टू चूज सबके पास होगा। ये नहीं कि सिर्फ B और C चाहें तो E को अपने पार्टनर में ले सकते हैं, A और D की बात ही नहीं सुनी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 7, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है, 2 चीज़ याद रखने के लिए बोली थी, फर्स्ट इज ड्यूरेशन एंड सेकेंड इज
डिटर्मिनेशन। ठीक है, देखिए कितना सिंपल कर दिया इस सेक्शन को। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई पार्टनरशिप जिसमें हमें ये ही नहीं पता कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी। ठीक है, कल शाम तक चलेगी, 6 महीने तक चलेगी, साल भर चलेगी, 10 साल चलेगी, वी डोंट नो। और दूसरा डिटर्मिनेशन, मतलब हाउ टू एंड दैट पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप को हमें ख़त्म कैसे करना है, हमें ये भी नहीं पता। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 2 सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 43 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें ये रिटायरमेंट की बात करता है कि अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो रिटायरमेंट ले सकता है बाय गिविंग रिटन नोटिस टू अदर पार्टनर्स। और इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात की जाती है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है डिसॉल्व करना फर्म को, तो वो भी रिटन नोटिस में बाकी सबको इन्फॉर्म करके डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको कल बताया था। सेक्शन 8 जो कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करता है, उसमें आपको बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि वेयर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज गिवन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखे। अगर आप में से किसी ने देखा हो कि मैम ये डिफरेंट एंगल से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको भी डील कर लेंगे फिर कि उसका आंसर कैसे होगा, या इस टाइप का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहाँ दी है, सेक्शन नंबर 8। और अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है एन एक्ट टू बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ फर्म कहाँ से आया है, सेक्शन 2A डेफिनेशन क्लॉज। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एवरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स, ओनली सच एक्ट्स विच गिव राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, सच एक्ट्स विच डू नॉट गिव राइज। तो देखिए डू नॉट गिव राइज का तो बात ही नहीं है, एक्ट और ओमिशन ऐसा है जो गिव राइज, विच गिव्स राइज, जो अराइज करता है। ठीक है, यही मैं आपको बता रही थी, इसीलिए मैंने शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के बोला कि फिर क्या होता है, हमें याद रहता है वो। अभी बार बार एक ही चीज़ आप रटोगे तो वो याद नहीं रहेगा, उसको समझने के लिए आपको अपने शब्दों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, विच गिव राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस इंक्लूड। बिजनेस मतलब क्या होता है, 2A एक्ट ऑफ फर्म और 2B इज बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब होता है एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन। ठीक है, एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इसके लिए बोला था आपको, आप ऐसे एक्रोनिम बना सकते हो, टॉप। ठीक है, बिजनेस मतलब क्या होता है, टॉप। अच्छा, अगर नहीं बताया था तो अभी बताती हूँ, उससे मैं मिस कर गई होंगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन जिसमें होगा वो इंक्लूड किया जाएगा एज अ बिजनेस इन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पार्टनरशिप मीन्स जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बिटवीन देम, अग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स टू डू सम वर्क। देखिए सम वर्क से कोई मतलब नहीं है, जो ये डेफिनेशन है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम जितना भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के एम से कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की जाती है। ठीक है, सेक्शन 4 में ये डायरेक्टली आपको दिया गया है, इस वजह से राइट आंसर भी होगा। बट सेक्शन 4 पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि आप ये मत समझना कि सिर्फ वो प्रॉफिट्स ही शेयर करेंगे। सेक्शन 13B में ये चीज़ दी हुई है कि पार्टनर्स अगर लॉस होता है तो उसको भी उन्हें बेयर करना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है बिटवीन द पार्टनर्स तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्रेसली मेंशन्ड की जाती हैं, और नहीं भी करते फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कॉमन सी बात है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होती है कि प्रॉफिट तो हमें शेयर करना है, इफ़ इन केस कोई लॉस होता है तो उसमें भी फिर हम साथ में रहेंगे। बाकी ये डिपेंड करता है फर्म्स के ऊपर कि वो अपने बीच में क्या कंडीशन रखना चाहती हैं। ये काफ़ी सब्जेक्टिव एक कंसेप्ट है, ये सिर्फ कुछ कंडीशंस हम लिख के नहीं बोल सकते कि हाँ यही चीज़ होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, वो उनके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट सफिशिएंट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये मैं आपको कल पढ़ाई थी कि अब इसका आंसर देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ लॉस, ईदर ऑफ टू, नन ऑफ द बिजनेस। तो ये चीज़ म्यूचुअल एजेंसी है ना, सेक्शन 6 था आई गेस, उसमें ये साफ साफ दिया था कि ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स। उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी यानी ट्रस्ट है ना होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, तब जाके वो सफिशिएंट होता है, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से में कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्विजिट फॉर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4 पे क्वेश्चन है, सेक्शन 4 हम अच्छे से पढ़ें। एन अग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ लॉस, बिजनेस टू बी कैरिड ऑन ऑल बाई एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो ये सारी जो कंडीशंस हैं, मतलब 1,
2 और 3 ये आपके सेक्शन 4 में एक्सप्रेसली दी हैं, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉसेज ये कहीं पे नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये सेक्शन 13B में, जो कहते हैं ना कि सेक्शंस को इंटरलिंक करके आपस में पढ़ना चाहिए। जब आप सेक्शन 13B पढ़ोगे तब आपको समझ में आता है कि अच्छा दे हैव टू शेयर द लॉसेज एज वेल। लेकिन अगर सेक्शन 4 पे बेस्ड क्वेश्चन है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे हमें ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इसी को लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट जो डेफिनेशन दी हुई है वही करेक्ट मानी जाती है और वो यही चीज़ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। in which of the following cases a partnership does not exist? कौन सी सिचुएशन में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इज लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग प्रॉफिट्स, सर्वेंट्स और एजेंट्स रिसीविंग प्रॉफिट्स, विडो और चिल्ड्रन ऑफ अ डिसीज पार्टनर रिसीविंग प्रॉफिट्स, और सेलर ऑफ गुडविल रिसीविंग प्रॉफिट। देखो, अगर आपने वो जो लिस्ट मैंने दी थी ना, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आपको लगेगा यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि वो जो 4-5 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, उनको आप याद कर लेंगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन देखिए बार बार रटना नहीं है ना, आप 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये सारे कंडीशंस थे, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पार्टनर्स नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया है। अच्छा, आप में से अगर किसी बच्चे ने वो लिस्ट नहीं देखी है तो रुकिए मैं आपको अगेन वो लिस्ट यहाँ पे दिखाती हूँ, ताकि एक तो आपका रिवाइज हो, और दूसरा अगर आपने नहीं नोट किया या किसी कारण से आप सेकेंड वीडियो नहीं देख पाए तो आप उसे इस जगह पे देख के नोट कर लें, अपने नोट्स में लगा लें। ओके, तो ये देखिए, ये वो लिस्ट है जहाँ पे अगर ये सारी कंडीशंस रहेंगी तो ऐसे लोग जो भी इस कंडीशन में फॉल करते हैं दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स, ये सब पार्टनर्स नहीं होंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें ये था, सब था ना, सर्वेंट एज रेम्यूनरेशन, विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड एन्युइटी by previous owner as consideration for the sale of goodwill, by lender of money to persons engaged in any business, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये लिस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं इसीलिए इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ, आप ये सारे वीडियोस फॉलो कर लेंगे तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जिस भी स्टेट एग्जाम में पार्टनरशिप एक्ट आता होगा, आप बहुत आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, रिलीजियसली इन वीडियोज़ को फॉलो करना है, और जितना कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, बस अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना लिया तो वेरी गुड, कुछ चीज़ रह जाती है तो उसे आप ऐड ऑन कर लीजिए, आपका नुकसान कहीं से नहीं होगा, बेनिफिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैं डायरेक्ट वो शब्द पढ़ा रही थी कि क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखो, नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन हेल्ड। ये मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस, ये कहाँ पे दिया है? डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस का जो मोड है ये आपके सेक्शन 6 में बताया गया है, ठीक। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप नॉट फॉर एनी फिक्स्ड ड्यूरेशन इज पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होता है, ना ड्यूरेशन फिक्स होती है ना डिटर्मिनेशन फिक्स होती है। कौन कौन से सेक्शन के साथ पढ़ना है? सेक्शन 32 और 43, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक सेकेंड। वेयर अ पार्टनरशिप फर्म is constituted for a fixed period and after the expiration of that term the firm continues to carry on business without any agreement, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ, इसको पार्टनरशिप एट विल ही कहते हैं, क्योंकि पहले जो पार्टनरशिप फर्म थी, देखो, वेयर अ पार्टनरशिप फर्म इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है। जैसे 6 महीने के लिए उस पार्टनरशिप फर्म को कंस्टिट्यूट किया गया, बट अब 6 महीने का टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी वो जो फर्म है वो कंटिन्यूसली अपना काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई फर्दर एग्रीमेंट नहीं बना है ना। तो आ गया ना वही चीज़ की अब कोई ड्यूरेशन नहीं है उनके पास कि कब तक ये फर्म काम करेगी, तो इस चीज़ को बोलते हैं द पार्टनरशिप बिकम्स द पार्टनरशिप एट विल। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि जिसमें ना ड्यूरेशन हो ना डिटर्मिनेशन हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप एट विल ही होगा, क्योंकि पहले तो इनके पास ड्यूरेशन था, अब कोई ड्यूरेशन नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ पार्टनरशिप एट विल अ पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर टू हिज को पार्टनर्स, ठीक है। बी क्या है? ये कौन सा सेक्शन है? 32। फिर क्या है? अ पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन डिसॉल्व द फर्म एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म टू हिज को पार्टनर्स। ये कौन सा सेक्शन है? 43। हो गया आपका इधर ए और बी, ये सही है। अ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। देखिए एट विल पे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट आपका है सेक्शन 7। व्हेन नो प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन, ठीक है। व्हेन नो प्रोविजन इज मेड फॉर डिटर्मिनेशन, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए और बी, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
what is a partnership at will? Created under a will by a testator, created by consent, पार्टनरशिप विदाउट प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन। ठीक है, तो इन सब में यही आंसर आपका सही है। बट एडिशनल, क्योंकि आप बार बार इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपको ये भी पता है ड्यूरेशन भी नहीं है और डिटर्मिनेशन भी नहीं होता इन पार्टनरशिप एट विल। तो देखिए, आज तो हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। आज हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप, इसको जितना पढ़ा था उसको रिवाइज किया है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप जितना पढ़ते चलिए उतने क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलिए, तभी आप समझ पाओगे कि कितना आपको आ रहा है और कितना आपको नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना कंसेप्ट समझने के बाद और ये क्वेश्चंस देखने के बाद अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपको डाउट कहाँ हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जहाँ पे डाउट हो रहा है ना, बस उस पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।